क्वेश्चन है 720 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक समय लेती है। यदि ट्रेन ए की चाल दोगुनी कर दी जाए तो यह ट्रेन बी से 2 घंटे कम समय लेती है। ट्रेन बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है दो ट्रेन के बारे में, ट्रेन ए और ट्रेन बी के बारे में, और दो ही कंडीशन दी हुई है यहाँ पर। पहली कंडीशन वे है जिसमें ट्रेन ए जो है वो सामान्य चाल से चलती है और सामान्य चाल से चलते हुए 720 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक समय लगता है। लेकिन दूसरी कंडीशन में ऐसा कहा गया है कि यदि ट्रेन ए की चाल को दोगुना कर दिया जाए तो उस स्थिति में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 घंटे कम समय लगते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है कि ट्रेन बी की चाल कितनी है। तो यहाँ पर आप समझिए कि दो कंडीशन है और दो कंडीशन में हम चाल निकालेंगे, लेकिन किस ट्रेन की? ट्रेन ए की, क्योंकि ट्रेन ए की चाल में ही परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन और यहाँ पर लिख लेते हैं हम सेकंड कंडीशन। अगर यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन को माने कि जो ट्रेन है जो सामान्य चाल से चल रही है वो हम फर्स्ट कंडीशन मान रहे हैं, और जब ट्रेन ए की चाल को दोगुना कर दिया जाता है ये सेकंड कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन की अगर हम चाल यहाँ पर ट्रेन ए की चाल 1 यूनिट मानते हैं, तो दूसरी कंडीशन में तो ट्रेन ए की चाल को दुगना कर दिया गया है, तो यहाँ पर ये 1 यूनिट है, तो दूसरी कंडीशन में ये चाल कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर जो ये अनुपात आएगा ये कितना आ जाएगा? 1:2 यहाँ पर आ जाएगा। तो ट्रेन ए की चाल का हमने अनुपात निकाला है दो कंडीशन के लिए। पहली कंडीशन सामान्य चाल की है और दूसरी कंडीशन वह है जिसमें ट्रेन ए की चाल को दोगुना कर दिया गया है। अगर यहाँ पर हमने चाल का अनुपात 1:2 निकाल ही लिया है तो अब हम यहाँ पर समय का अनुपात भी निकाल सकते हैं। समय का अनुपात हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्रश्न में जो दूरी दी हुई है वो समान है। दोनों कंडीशन के लिए दूरी समान है और दूरी कितनी तय करनी है? 720 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो यहाँ पर अगर दूरी समान है और चाल का अनुपात हमें पता है दोनों कंडीशन के लिए ट्रेन ए की चाल का अनुपात 1:2 है, तो समय का अनुपात इसी अनुपात का हमें उल्टा करना होगा। चाल का अनुपात अगर 1:2 है तो समय का अनुपात इसका उल्टा होगा और ये अनुपात हो जाएगा 2:1। इस तरह से यहाँ पर हम समय का अनुपात निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि जब ट्रेन ए जो है वो अगर पहली कंडीशन के अनुसार सामान्य चाल से चलती है तो उस स्थिति में समय कितना लगता है? 2 यूनिट समय लगता है। लेकिन अगर ट्रेन ए की चाल को दुगना कर दिया जाए, 1 से 2 कर दिया जाए, तो उस स्थिति में आप देख सकते हो कि समय यहाँ पर कम लग रहा है। अगर हम चाल को बढ़ाएंगे तो उस स्थिति में समय भी कम लगेगा। और कितना कम समय लग रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो, 1 यूनिट कम समय लग रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि 1 यूनिट की वैल्यू कितने घंटे के बराबर है। तो यहाँ पर अब आप समझिए कि यहाँ पर प्रश्न में ट्रेन ए और ट्रेन बी के बीच में क्या संबंध दिया हुआ है? समय के बीच में ही संबंध दिया हुआ है। पहली कंडीशन के अनुसार समय में संबंध ये दिया हुआ है कि जो ट्रेन ए है ना वो ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक समय लेती है। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि टी समय लगता है ट्रेन बी को, तो यहाँ पर पहली कंडीशन के अनुसार ट्रेन जो ए है उसको 6 घंटे अधिक समय लगते हैं उसी दूरी को तय करने में। लेकिन जब चाल को दुगना कर दिया जाता है, जब ट्रेन ए की चाल को दुगना कर दिया जाता है दूसरी कंडीशन के अनुसार, तो उस स्थिति में ट्रेन बी से 2 घंटे कम समय लगते हैं ट्रेन ए को। तो मान लिया हमने कि यहाँ पर टी समय लगता है ट्रेन बी को, तो अगर ट्रेन ए की चाल को दुगना कर दिया जा रहा है तो यहाँ पर अब 2 घंटे कम समय लग रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि जैसे ही हमने चाल को दुगना किया तो यहाँ पर जो ट्रेन ए है और ट्रेन ए को जो पहले समय लग रहा था और जो यहाँ पर ट्रेन ए को दूसरी कंडीशन में समय लग रहा है, उस समय में कितना अंतर आ गया। पहली बात तो आप देखिए यहाँ पर प्लस 6 घंटे लग रहे थे, यानी कि ज़्यादा समय लग रहा था। इस घंटे को तो कम किया ही है, साथ में 2 घंटे कम और भी हो गए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने घंटे में अंतर आया है? 8 घंटे का अंतर आ गया है। जैसे ही ट्रेन ए की चाल को दुगना किया है तो दुगना करने से 8 घंटे का अंतर आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 यूनिट की वैल्यू ही किसके बराबर होगी? 8 घंटे के बराबर होगी। क्योंकि आप देख सकते हो कि पहले समय कितना लग रहा था? 2 यूनिट समय लग रहा था। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि पहले समय लग रहा था, ट्रेन बी का जो हमने समय माना है वो टी घंटे माना है, तो यहाँ पर ट्रेन ए को कितना समय लग रहा था? पहली कंडीशन में टी प्लस 6 घंटे लग रहा था। और दूसरी कंडीशन यानी कि जब ट्रेन की चाल को दोगुना कर दिया गया तो उस स्थिति में टी माइनस 2 घंटे का समय लग रहा है। तो
यहाँ पर आप अनुपात से देख सकते हो कि अनुपात में जो ये परिवर्तन आया है कि पहले 2 यूनिट का समय लग रहा था जब 1 यूनिट चाल थी, लेकिन जैसे ही चाल को दुगना किया गया तो समय यहाँ पर 2 से 1 हो गया। समय में जो अंतर आया है वो 1 यूनिट का अंतर आया है और हमने देखा कि यहाँ पर घंटे में कितना अंतर आया है, 8 घंटे का अंतर आया है। यहाँ पर आप एक बार फिर से समझिए, आपको ये तो समझ में आ गया है कि 1 यूनिट किसके बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू आई है 8 घंटे के बराबर। तो आपने सबसे पहले ये समझा कि हमने चाल का अनुपात निकाला था, ट्रेन ए की चाल का अनुपात दोनों कंडीशन के लिए, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के लिए, और ये अनुपात कितना था, 1:2 था। लेकिन समय का अनुपात जो था वो इसी अनुपात का उल्टा था और ये कितना था, 2:1 था। तो यहाँ पर अब आपको ये समझ में आ गया कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट है 8 घंटे के बराबर। तो यहाँ से आप ये देखिए कि दूसरी कंडीशन में जो समय लग रहा है वो 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट समय लग रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि 8 घंटे का समय लग रहा है। और अगर आप यहाँ से समय निकालो कि पहली कंडीशन में समय कितना लग रहा था, तो ये समय है 2 यूनिट, और 2 यूनिट यानी कि 16 घंटे का समय लग रहा था। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो ट्रेन ए है उसको जो पहली कंडीशन में समय लग रहा था वो 16 घंटे का समय लग रहा था, और ट्रेन ए को दूसरी कंडीशन में 8 घंटे का समय लग रहा है। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रेन बी को कितना समय लग रहा है उस दूरी को तय करने में। आपने यहाँ पर ये समझा कि जो ट्रेन बी है उसको समय लग रहा था टी घंटे का, लेकिन आपने देखा कि पहली कंडीशन में ट्रेन ए को कितना समय लग रहा था, 6 घंटे अधिक का समय लग रहा था। और यहाँ पर आपने देखा कि दूसरी कंडीशन में ट्रेन ए को जो समय लग रहा था वो 2 घंटे कम का समय लग रहा था। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो दूसरी कंडीशन है उसमें 2 घंटे कम समय लग रहा है, लेकिन वास्तव में कितना समय लग रहा है, 8 घंटे का समय लग रहा है। अगर यहाँ पर ट्रेन ए को 8 घंटे का समय लग रहा है तो ट्रेन बी को कितना समय लग रहा था वास्तव में, 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी का आंसर कितना आएगा, यानी कि टी घंटे कितना होगा, यहाँ पर 10 घंटे होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पहली कंडीशन में ट्रेन ए को कितना समय लग रहा था, 16 घंटे का समय लग रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो हमें 16 में से 6 घटाना होगा, और 16 में से 6 घटाएंगे तो भी यहाँ पर 10 घंटे ही आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर जो ट्रेन बी को समय लग रहा है 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में, वो कितना समय लग रहा है, 10 घंटे का समय लग रहा है। और यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 720 किलोमीटर का दिया हुआ है। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि ट्रेन बी की चाल कितनी होगी। तो स्पीड का सूत्र तो आपको पता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। दूरी यहाँ पर 720 किलोमीटर है, समय यहाँ पर 10 घंटे है, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि कितने वर्षों में स्वयं का 7/5 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि मूलधन और मिश्रधन के बीच में संबंध क्या दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि जो एक निश्चित धनराशि है वो स्वयं का कितनी हो जाएगी, 7/5 हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझिए कि अगर हम मूलधन को 5 यूनिट माने ना, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 7 यूनिट। कैसे हो जाएगा, आप ऐसा समझिए कि अगर आपने 5 यूनिट मूलधन माना है तो 5 का अगर आप 7/5 निकालोगे तो यहाँ पर 5 से 5 कटेगा और मिश्रधन कितना आ जाएगा, 7 यूनिट आ जाएगा। और आप वैसे भी भिन्न से भी देख सकते हो कि बट्टे में लिखा हुआ है यहाँ पर 5, तो इसको हमने अगर मूलधन माना है तो यहाँ पर जो अंश में लिखा हुआ है 7, ये क्या होगा, मिश्रधन होगा। तो आपको ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो ये 7/5 दिया हुआ था इसका यूज हमें क्या लेना है। हमें यहाँ से ये समझ में आया है कि अगर हम यहाँ पर मूलधन को 5 यूनिट माने तो मिश्रधन फिर कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि ये 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 7, और हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम मूलधन को 100 बना देना तो प्रश्न हमारा जल्दी से हल हो सकता है। तो ऐसा ही करते हैं हम। यहाँ पर जो मूलधन है अगर ये 5 यूनिट है और मिश्रधन यहाँ पर 7 यूनिट है, अब आप ये देख सकते हो ये मूलधन और मिश्रधन के बीच में अनुपात ही तो
है 5:7। लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि मूलधन को हम क्या बना दें, 100 यूनिट बना दें। तो हमें क्या करना चाहिए, इस अनुपात में हमें गुणा करना चाहिए। किसका गुणा करना चाहिए? अगर हम यहाँ पर 5 में 20 का गुणा कर दें और 7 में भी 20 का गुणा कर दें, तो यहाँ पर मूलधन कितना हो जाएगा, 100 यूनिट हो जाएगा और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 140 यूनिट हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम प्रश्न को आसान तरीके से हल करना चाहते हैं। तो मूलधन यहाँ पर हो जाएगा 100 यूनिट और मिश्रधन हो जाएगा 140 यूनिट। अब भी आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर संबंध 7/5 का ही होगा। अगर आप मूलधन को कितना मानोगे, 100 मानोगे, तो 100 का अगर 7/5 करोगे तो आप देखो कि मिश्रधन कितना आता है। यहाँ पर 5 से 100 कटेगा 20 बार और 20 का गुणा 7 से करने पर 140 यूनिट ही आएगा। तो आपने ये समझा कि अगर हम यहाँ पर 100 यूनिट मूलधन मान रहे हैं तो फिर मिश्रधन कितना होगा, 140 यूनिट होगा। अब आप ये भी बता सकते हो कि यहाँ पर ब्याज कितना होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो मिश्रधन होता है वो किसके बराबर होता है, मूलधन प्लस ब्याज के बराबर होता है। तो यहाँ पर मूलधन अगर 100 यूनिट है और मिश्रधन 140 यूनिट है तो यहाँ पर ब्याज कितना होगा, 40 यूनिट होगा। तो आपको ये समझ में आ गया है। लेकिन अब आपको तो ये पता लगाना है कि यहाँ पर ये निश्चित धनराशि जो है वो कितने वर्षों में स्वयं का 140 यूनिट 140 हो जाएगी, यानी कि 100 है तो 100 से 140 कैसे हो जाएगी। 140 तो तब होगी ना जब 40 यूनिट यहाँ पर ब्याज होगा। अगर 40 यूनिट ब्याज हो जाएगा तो फिर 100 में 40 यूनिट जोड़कर मिश्रधन तो 140 यूनिट आ ही जाएगा। अब हमें तो सिर्फ इतना पता लगाना है यहाँ पर कि ये 40 यूनिट ब्याज कितने वर्षों में होगा। तो यहाँ पर हमें यही तो आंसर देना है कि समय कितना होगा, यानी कि 40 यूनिट जो ब्याज है वो कितने समय में प्राप्त होगा। और अगर हमें ये पता लग जाता है तो फिर ये भी पता लग जाएगा कि ये 100 यूनिट जो मूलधन है वो 140 यूनिट कितने वर्षों में हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें ब्याज जो है वो 40 यूनिट लेकर आना है। लेकिन अब आप यहाँ पर दर का यूज किस प्रकार लोगे, क्योंकि प्रश्न में दर दी हुई है 8% और ये दर क्या है, वार्षिक दर है। अगर वार्षिक दर है और यहाँ पर मूलधन 100 यूनिट है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 8 यूनिट होगा। अगर 1 वर्ष का ब्याज 8 यूनिट होगा तो फिर 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 16 यूनिट होगा। क्योंकि यहाँ पर ब्याज का प्रकार क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष के लिए समान होता है। अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 8% वार्षिक दर है तो यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज 8 यूनिट होगा। और क्यों होगा, क्योंकि मूलधन यहाँ पर हमने 100 यूनिट माना है और दर यहाँ पर वार्षिक दी हुई है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 8 यूनिट होगा। लेकिन आपको ये बता दिया गया है कि ब्याज हमें कितना लेकर आना है, 40 यूनिट लेकर आना है। 40 यूनिट ब्याज मिलेगा जब ही तो ये मूलधन अपना स्वयं का 7/5 हो जाएगा, यानी कि मूलधन जो 100 यूनिट है वो 140 यूनिट हो जाएगा। 140 यूनिट होने का कारण ही यही है कि 40 यूनिट ब्याज मिलेगा। लेकिन 40 यूनिट ब्याज जो है वो कितने वर्षों में मिलेगा, ये हमको ज्ञात करना है। अब हमें ये समझ में आने लगा है कि अगर दर यहाँ पर 8% वार्षिक है ना, तो फिर 1 वर्ष का ब्याज तो हमें 8 यूनिट मिलेगा और 2 वर्ष का ब्याज अगर हम निकालेंगे तो वो 16 यूनिट होगा। 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 24 यूनिट होगा। तो इसी प्रकार हमें ये पता लगाना है कि 40 यूनिट ब्याज जो है वो कितने वर्षों में होगा। अगर 8 में हम 5 का गुणा करेंगे तो फिर 40 यूनिट आ ही जाएगा ना। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर कितने वर्ष लगेंगे, 40 यूनिट ब्याज होने में 5 वर्ष का समय लगेगा। 5 वर्ष बाद यहाँ पर जो ब्याज होगा वो 40 यूनिट होगा और मूलधन यहाँ पर 100 यूनिट से 140 यूनिट हो जाएगा, यानी कि मूलधन जो है वो स्वयं का 7/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है वो वर्ष में देना है और ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा, 5 वर्ष। क्वेश्चन है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर जो है वो कितना है, 575 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत यहाँ पर 23% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि लाभ प्रतिशत कितना है, 23% है। तो 23% का भिन्न रूप क्या होगा, 23/100 होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं लाभ, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर बट्टे में लिखा हुआ है यहाँ पर 100, तो 100 को अगर हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य है
है तो 100 का 23% होगा 23 के बराबर, तो यहाँ पर लाभ कितना होगा 23 यूनिट का होगा। अब आप ये यहाँ पर विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि क्रय मूल्य 100 यूनिट है, लाभ यहाँ पर 23 यूनिट है, तो विक्रय मूल्य फिर कितना होगा 123 यूनिट होगा। अब यहाँ पर प्रश्न में देखिए, प्रश्न में जो एक संख्या दी हुई है, यहाँ पर जो ये रुपए दिए हुए हैं, ये क्या है, ये वास्तव में यहाँ पर क्या हो सकता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 23 यूनिट का है। यहाँ पर जो ये लाभ दिया हुआ है ना, यही तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर होगा। तो यही 23 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, प्रश्न के अनुसार 575 के बराबर है। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर 575 में 23 से भाग देना होगा। तो अगर हम 23 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25 रुपये। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 25 रुपये आ गई है। प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि विक्रय मूल्य क्या है, और विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें यहाँ पर 123 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी। तो जब हमें ये पता है कि 1 यूनिट बराबर कितना है, 25 रुपये है, तो 123 यूनिट किसके बराबर होगा, 123 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर 123 में 25 का गुणा करना होगा, और हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना आंसर आएगा। अगर हम 123 गुणा 25 करेंगे तो हमें थोड़ा सा कठिन लग रहा है कि ये गुणा करने में, तो हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि हम 100 गुणा 25 कर दे, प्लस यहाँ पर हम 20 गुणा 25 कर दे, और फिर हम यहाँ पर 3 गुणा 25 कर दे। इस तरह से भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि 100 प्लस 20 और यहाँ पर 3 करेंगे तो 123 आ जाएगा। 100 का गुणा 25 से होगा तो ये आ जाएगा 2500, फिर प्लस 20 का गुणा 25 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 500, और फिर यहाँ पर 25 गुणा 3 होगा तो ये हो जाएगा 75। जब इन तीनों संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3075 रुपये। क्वेश्चन में पूछा गया था कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य होगा 3075 रुपये। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है, संख्या क्या है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या का 85% को किसी संख्या का हम 85% करेंगे और उसके बाद उसको किस में जोड़ेंगे, 75 में जोड़ देंगे, तो परिणाम हमें क्या प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त होगी जिस संख्या का हम 85% कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या। अगर हम यहाँ पर संख्या को 100 यूनिट मान लेंगे तो फिर संख्या का ही 85% किसके बराबर होगा, संख्या का 85% 85 यूनिट के बराबर होगा। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर हमने संख्या 100 यूनिट मानी है तो संख्या का 85% 85 यूनिट के बराबर होगा। तो प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि किसी संख्या का 85% को 75 में जोड़ा जाता है। तो अब हमें क्या करना है, 75 में हमें क्या जोड़ना है, संख्या का 85%, यानी कि हमें 85 यूनिट जोड़ना है। लेकिन परिणाम क्या प्राप्त होगा, परिणाम तो स्वयं वही संख्या है, यानी कि 100 यूनिट यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इक्वेशन में लिखना था। तो यहाँ से अब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर 75 है, बराबर में हम लिखेंगे 100 यूनिट, और यहाँ पर जो ये 85 यूनिट है इसको हम ले जाएंगे दाएं पक्ष में, तो यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा 85 यूनिट। यहाँ से 75 बराबर क्या हो जाएगा, 15 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 यूनिट बराबर क्या आएगा, 75 में हम 15 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा यहाँ पर 5 के बराबर। तो प्रश्न में ज्ञात करना है कि संख्या क्या है। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि संख्या क्या है, और संख्या हमने क्या मानी थी, 100 यूनिट मानी थी। जब हमें यहाँ पर ये पता लग गया है कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 500 के बराबर हो जाएगा। और प्रश्न में पूछा गया है संख्या क्या है, तो संख्या यहाँ पर 500 होगी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक दूध वाले के पास 15 लीटर का ड्रम है जिसमें 9 लीटर दूध है, और उसने ड्रम को पानी से भर दिया और अब मिश्रण का आधा लीटर निकाल लिया। निकाले गए मिश्रण में पानी की मात्रा मिलीलीटर में कितनी है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक दूध वाले के पास 15 लीटर का ड्रम है, और इस 15 लीटर के ड्रम में 9 लीटर क्या भरा हुआ है, दूध है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मिल्क कितना है, 9 लीटर है। लेकिन फिर दूध वाले ने क्या किया,
इस ड्रम को पूरा भर दिया और फिर किससे भरा है? पानी से। 9 लीटर तो पहले से ही मिल्क था इसमें, लेकिन ड्रम को पूरा भर दिया, किससे भर दिया? पानी से। तो 6 लीटर क्या डाला है? ड्रम में पानी डाल दिया है और जिससे कि ड्रम पूरा भर गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है कि 15 लीटर का ड्रम है जिसमें 9 लीटर मिल्क था और 6 लीटर पानी भर दिया जिससे कि ड्रम पूरा भर गया। तो यहाँ पर हम मिल्क और वाटर का अनुपात निकाल सकते हैं कि ड्रम में जो दूध और पानी का मिश्रण बना है ना, उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो हम इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये अनुपात 3:2। तो यहाँ पर मिल्क और वाटर का जो अनुपात आया है मिश्रण का, वो 3:2 आया है। अब क्या किया जा रहा है, इस मिश्रण में से यानी कि जो 15 लीटर का मिश्रण है, उस मिश्रण में से अब आधा लीटर मिश्रण निकाला जा रहा है। जब मिश्रण को हम बाहर निकालेंगे ना, तो उसमें से जब 1 लीटर मिश्रण निकाले, चाहे 2 लीटर मिश्रण निकाले, चाहे आधा लीटर मिश्रण निकाले, उस मिश्रण में भी वही अनुपात होगा जो यहाँ पर हमने दूध और पानी का अनुपात निकाल रखा है, 3:2। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम मिश्रण में से कितना भी मिश्रण निकाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूध और पानी का जो अनुपात है वो वही रहेगा जो यहाँ पर पहले अनुपात था। तो यहाँ पर अनुपात तो यहाँ पर 3:2 ही रहेगा। तो यहाँ पर अब मिश्रण कितना निकाला गया है? आधा लीटर। आधा लीटर को अगर हम मिलीलीटर में चेंज करें, तो क्योंकि यहाँ पर हमें आंसर मिलीलीटर में देना है, तो आधा लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? 500 मिलीलीटर होंगे। तो 500 मिलीलीटर में हमें ये बताना है कि पानी कितना होगा। आपको यहाँ पर यही तो पता लगाना है कि जो मिश्रण हमने निकाला है, यानी कि निकाला गया मिश्रण कौन सा है? 500 मिलीलीटर। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात भी 3:2 ही रहेगा। तो 3:2 रहेगा, तो यहाँ पर हमें अब ये पता लगाना है कि पानी की मात्रा कितनी है। तो 500 मिलीलीटर यहाँ पर कुल मिश्रण है। तो यहाँ पर अब आप ये देख लीजिए कि 3 और 2 मिलकर कितना हो रहा है? 5 यूनिट हो रहा है। तो 5 यूनिट किसके बराबर है? 500 मिलीलीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? 1 यूनिट बराबर आएगा 100 मिलीलीटर। यानी कि जो आपने यहाँ पर 500 मिलीलीटर मिश्रण निकाला है, उसमें 1 यूनिट बराबर क्या आया है? 100 मिलीलीटर आया है। अगर यहाँ पर 3 यूनिट मिल्क है तो 2 यूनिट क्या है? वाटर है। तो हमें तो पानी की मात्रा बतानी है, पानी यानी कि 2 यूनिट। तो 500 मिलीलीटर में से हमें ये पता लगाना है कि कितना पानी था। तो 2 यूनिट पानी था, लेकिन यहाँ पर यूनिट की वैल्यू हमें किस में बतानी है? मिलीलीटर में बतानी है। तो 1 यूनिट बराबर 100 मिलीलीटर है, तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा? यहाँ पर 200 मिलीलीटर होगा। अगर प्रश्न में पूछा जाता कि दूध की मात्रा कितनी है, तो दूध यहाँ पर 3 यूनिट है और 3 यूनिट बराबर कितना होगा? 300 मिलीलीटर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा।